ओके जी, आज हम बात करेंगे बेसिकली अपनी असाइनमेंट्स के हवाले से कुछ के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो हमारी असाइनमेंट्स हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं। इसके ऊपर आज हम कुछ इम्प्लीमेंट देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से मैं अपनी इसी स्किल को मज़ीद पॉलिश कर सकता हूँ बाय यूजिंग दीज असाइनमेंट्स। तो ऐसे कीजिएगा, एक कॉपी मुझे दे दें, बाकी आप शेयर कर लीजिए। ठीक, तो वेरी फर्स्ट असाइनमेंट पे आ जाएं जो सबसे पहले आपके पास थी। टेबल ऑफ टू के नाम से आपकी असाइनमेंट है। मैंने आपको सबसे पहले यूजिंग इंटरवल जो है टेबल लिखना सिखाया। मैं एक दफ़ा आपके सामने बिल्ड कर देता हूँ। 5 कॉलम्स को मैंने 5 सेल्स को सिलेक्ट किया। मर्ज करने के बाद मैं कर रहा हूँ भी सामने देखो, एडिंग दी टेबल ऑफ 2, जो भी टेबल आपने लिखना है। देन मैंने 2 लिखा, x1 इक्वल्स एंड देन आई हैव एंटर 2। तो उसके बाद मैंने यहाँ से इस 2 को ड्रैग कर लिया कंटिन्यूस सीरीज़ के साथ, ये आ गया। x को ड्रैग कर लिया बाय प्रेसिंग द कंट्रोल बटन, मैंने इसको ड्रैग किया तो 1 2 3 आ गया और फिर इक्वल। और अब मुझे कंटिन्यूस इंटरवल चाहिए, सो आया एंटर 2। दोनों को सिलेक्ट करके मैंने ड्रैग कर लिया तो मेरे पास जो है जो मेरी वर्किंग है वो इस तरह से परफॉर्म हो गई। टेबल को सेट करने के लिए मैंने डबल क्लिक किया, ऑटो फिट कर दिया, टेबल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1 प्रेस किया और टेबल के ऊपर टेबल के सेल्स की फॉर्मेटिंग में सेल फॉर्मेट ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए बॉर्डर्स अप्लाई कर दिए और ओके किया। इस तरह के बाद अगर आप कोई फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं तो फिल में जाकर आप कोई भी पैटर्न जो है वो अपने सेल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो जस्ट यूज़ लाइटर वन का कन्वीनियंस। हो यहाँ से मैं लाइटर सा शेड जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके किया तो आपका टेबल इस तरह से आ गया। बट अब मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ये थी कि मैं टेबल का नाम तब्दील करूँ, तो मेरे पास क्या हो, टेबल का नाम तब्दील करने से टेबल भी तब्दील हो जाए। अब अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट आपके सामने आती है कि तो फिर उसी तरह से अब की दफ़ा 5 को सिलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि 4 को सिलेक्ट करेंगे। मर्ज कर दें टेबल को, हेडिंग दे दें टेबल ऑफ जो भी टेबल आप लिखना चाहते हैं, जस्ट टाइप 2 का टेबल मैंने लिखना है। अब यहाँ 2 का टेबल लिखना है तो 2 के टेबल का रेफरेंस पास करें। रेफरेंस पास करने से इस 2 का रेफरेंस यहाँ आ जाएगा। आपको मैं बता चुका हूँ, क्योंकि मुझे इस रेफरेंस को वेरी नहीं करवाना तो मैंने इसको F4 से फिक्स कर दिया। एंटर करने से मेरे पास ये डाटा जो है वो इस तरह से आ जाएगा। देन आप इसको ड्रैग कर लें। जैसे आप इसे ड्रैग करेंगे आपके पास 2 लिखा हुआ आ जाएगा। X पर जाएँ, 1 पर जाएँ, इक्वल टाइप करें और उसके बाद आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ले लें, यानी 2 स्टार 1। तो सिंपल कैलकुलेशन मैंने ये चीज़ यूज़ कर ली। बिल्कुल ओल्ड वे की तरह मैं यहाँ जाकर डबल क्लिक करता हूँ, ये रही ड्रैग हो जाएगी। कंट्रोल दबाकर मैं इस सीरीज़ को ड्रैग कर लूँगा, इक्वल को ड्रैग कर लूँगा। डबल क्लिक करने से लेफ़्ट साइड पे मौजूद डाटा के मुताबिक ऑटोमेटिकली फिलिंग भी परफॉर्म हो जाती है। हम इस तरह से भी ये फिलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। देन एज अ वेरिएबल रेफरेंस, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में रेफरेंस वेरिएबल होते हैं, तो आप यहाँ से जाकर इसको ड्रैग करेंगे तो आपके रेफरेंसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपके पास इस तरह से आ जाएंगे और आप इन्हें देख सकते हैं। उसके बाद मैंने कॉलम हेडर को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, ये मेरे पास ऑटो फिट हो जाएगा और टेबल के ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर दें। बिल्कुल उसी तरह से मैं फिल इफेक्ट्स में गया, मैं यहाँ से ग्रीन कलर लेता हूँ, ग्रीन कलर का बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके किया, बॉर्डर पे गए। देखिएगा फ़र्क देखिएगा, यहाँ मैंने बॉर्डर अप्लाई कर दिए। देखने में तो दोनों एक जैसे आ गए हैं, पर यहाँ पर एक मसला आ रहा है कि दरमियान में ये लाइन से पता चल रहा है कि वो एक अलग सेल है। याद रखिएगा ग्रिड लाइन बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंटिंग में नहीं आती। सो आई जस्ट प्रेस कंट्रोल +1 और ये दरमियान वाला बॉर्डर मैंने ख़त्म करवा दिया। इस वाले सेल को मैंने राइट पे कर दी लाइनमेंट, इस 2 की लाइनमेंट मैं लेफ़्ट पे कर देता हूँ। तो अब आपको बिल्कुल दोनों तकरीबन एक जैसे नज़र आ रहे हैं। अब जो भी टेबल आपने लिखना है, इफ़ यू वांट टू टाइप टेबल ऑफ 3, तो यहाँ 3 लिखने से आपके पास 3 का टेबल जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा। याद रखने के लिए कि मैंने ये काम कर लिया है, मैं यहाँ गया, यहाँ जाके मैंने कह दिया टेबल के लिए TBL टेबल ऑफ 2। सो मैंने 2 का टेबल जो है वो यहाँ पर यूज़ कर लिया, यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया। टेबल ऑफ 2 के बाद नेक्स्ट टेबल जो जो असाइनमेंट मेरे पास आती है, सेकंड असाइनमेंट पे आ जाइएगा। फैमिली चार्ट थी, मेरा ख्याल है फैमिली चार्ट वाली असाइनमेंट में मेरे बताने वाली अब मज़ीद कोई बात नहीं थी, क्योंकि इसके अंदर हमने ज़्यादा काम नहीं किया। तो आई जस्ट सेड FAMILY फैमिली चार्ट, CH
ART चलें कर लेते हैं। सो नेम सर मैंने रख लिया। कोशिश करें कि जो आप यूज़ करें नाम, उनके दरमियान आप स्पेस यूज़ ना करें, बल्कि शीटों के नाम के दरमियान अगर दो लफ्ज़ हैं, जैसे फैमिली चार्ट है, तो सी को बड़ा करने का मतलब ये होगा कि फैमिली एक अलग लफ्ज़ है और चार्ट एक अलग लफ्ज़ है। तो आप इस तरह से ये नाम रख सकते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव आर असाइनमेंट्स ऑफ सेविंग शीट। सो सेविंग शीट आप इसका नाम कर लें SAV और SHEET सेविंग शीट। नाउ अब इस शीट की बात करते हैं। जो टेक्निकल है थोड़ा सा देखिएगा, कुछ भी ऐसी मुश्किल बात नहीं है। 1 2 3 4 5 सेल्स, 5 कॉलम मुझे नज़र आ रहा है कि जिनके ऊपर बेसिकली मैंने इसको मर्ज किया और यहाँ से इसको मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप कर दिया सेविंग शीट। उसके बाद नेक्स्ट सेल के नीचे यहाँ पे आ रहा है डेट, बोलते जाइएगा, टाइम, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। सो हियर आई गो एंड दो सेल्स को यहाँ से मर्ज किया और यहाँ मैंने मर्ज करके कह दिया शीट फ्रॉम। अब यहाँ मुझे मिनिमम डेट चाहिए, यानी जो मैं यहाँ डेट एंटर करूँगा, शीट फ्रॉम कर लेना, फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, शीट फ्रॉम दिस टू दिस। यहाँ मुझे चाहिए मिनिमम डेट, मैंने कह दिया मिनिमम डेट चाहिए, मिनिमम डेट, और यहाँ मुझे मैक्सिमम डेट चाहिए। ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम डेट कैसे चाहिए कि जिस दिन के हिसाब से मैं एंट्री करूँ मेरी शीट उसके मुताबिक ऑटो एडजस्ट कर जाए। मैं सिर्फ थोड़ा सा एरिया ले लेता हूँ, कंट्रोल 1 कर लेता हूँ, बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने क्या क्या किया हुआ है। इसको थोड़ा अगर आपने बड़ा करना है, इसका कलर चेंज करना है, एट समथिंग बट एवर, जो भी आप इसके ऊपर करना चाह रहे हैं वो आप इसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं। हेडिंग को थोड़ा अट्रैक्टिव सा बना देते हैं बाय यूजिंग द ग्रीन कलर की हेडिंग ले लेते हैं, सेंटर में कर देते हैं इसको, और जो भी फॉर्मेटिंग जिस तरह से भी आपके मेंशन किया गया है कि आपने करनी है उस तरह से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर दें। अब डेट एंटर करने का एक तो तरीका है कि कंट्रोल प्लस सेमीकोलन प्रेस करूँगा तो डेट, आज की डेट आ जाएगी, पर मुझे वो डेट एंटर करनी है जो कि मेरी डेटा एंट्री के अंदर है। तो आप सबको पता है कि अगर मैं यहाँ पर 21/11 और 2008 है यहाँ पे, ये एंटर करता हूँ तो वो इसको डेट कंसिडर नहीं करेगा। एक्सेल समझेगा कि ये गलत एंट्री आपने की है। क्यों? सही तो डेट लिखी मैंने। याद रखिएगा, हमने पढ़ा था एक्सेल के अंदर कि हमारे पास जब भी कोई डेटा एंटर किया जाता है तो वो कुछ इस तरह नहीं, बल्कि उसका पहले मंथ होता है, फिर उसका डे होता है और फिर ईयर एंटर किया जाता है। ठीक है, यानी अब ये एक एग्जैक्ट डेट है। कंट्रोल 1 करें और नंबर फॉर्मेट में एक डेट की ऑप्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुकी है। मुझे इसको शो करना है फॉर्मेट अपनी मर्जी का। ध्यान से देखिएगा, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में पहले डे होता है, फिर मंथ होता है और फिर ईयर। सो व्हाट आई डू नाउ, आई जस्ट गो टू डेट ऑप्शन, देन कस्टम में आ जाए, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है। लॉन्ग डेट फॉर्मेट है, डेट में डिफरेंट वर्कआउट है, लेकिन ये कि मुझे फ़िलहाल अपना इस फॉर्मेट को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना है। मैंने कहा कस्टम, अभी आ रहा है DDMMYY, यही मुझे चाहिए। मैंने इस फॉर्मेट को सेट कर दिया। D शो करता है डे को, M शो करता है मंथ को और YY शो करता है ईयर को। मैंने ओके का बटन प्रेस किया। आपके पास जो फॉर्मेट्स हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कस्टम में जाते हैं। मुझे पहले शो करना है, मैंने जो डाटा एंटर किया है इसमें मैंने किया है DD, बात नहीं है, कंट्रोल 1। अब आप इसके ऊपर जो भी फॉर्मेट लगाना चाहते हो आप नंबर कस्टम में जाएं, आप जाकर खुद से एडजस्ट करें। मैंने कहा जी अगर ये एक डेट है तो मुझे शो करना है पहले ये MMA /DD/YY करूँगा तो 2008 शो करेगा। मैंने ओके किया। अब थोड़ी सी एंट्री चेंज करते हैं, आज की डेट एंटर करके इसके मुताबिक मैं आपको फॉर्मेटिंग दिखाता हूँ। देखिए 26/12/2012। अब आप इसको चेंज करें। देखें, मैं चाहता हूँ पहले डे आए। अगर आप डे लिखना चाहते हैं, ऊपर सैंपल में आप देख सकते हैं, अगर मैं 3D लिख दूंगा ना तो वो डे आज वेडनेसडे है,
तो वेडनेसडे में उसने WD शो कर दिया। अगर आप पूरा वेडनेसडे चाहते हैं तो 4D लिख दें, 4D लिखने पर पूरा वेडनेसडे शो होगा। आज 12वां महीना है दिसंबर का। अगर आप 3M लिखते हैं तो ये दिसंबर का DEC शो करेगा, और अगर आप पूरा दिसंबर शो करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर 4D लिख दीजिए। 4 दफ़ा Y प्रेस करने पर आपके पास 2012 जो है वो आ जाएगा और आपकी वर्किंग जो है परफॉर्म हो जाएगी। बट आई डोंट नीड दैट, सो मैं यहाँ से ये YY ख़त्म कर देता हूँ, सॉरी MM और DD ख़त्म कर देता हूँ। आई लव टू यूज़ दिस फॉर्मेट बिकॉज आई वांट टू सेट कि बाहर के मुल्क में ये फॉर्मेट होता है, बट हम इसको पाकिस्तान के मुताबिक कर देते हैं। तो DD MM और YY मैंने यूज़ कर लिया। ओके करें, आपके पास पहले डे आ रहा है, फिर मंथ आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है। अब इसमें एंट्री कर दें। एंट्री हमने वहाँ के मुताबिक करनी है, सो इट्स 21st बनेगी, 21st एंड वी हैव 11/2008। अगर आप किसी भी डेट फॉर्मेट को ड्रैग करते हैं तो वो बाकी के एरिए पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। तो मैंने इसको ड्रैग किया, देखें आपका दिन जो है वो आगे की तरफ बढ़ गए। पर मैं चाहता था जब मैं ड्रैग करूँ ना तो मंथ आगे की तरफ बढ़े, यानी मंथ में इंक्रीमेंट होना चाहिए। अगर आप मंथ में चाहते हैं तो यहाँ आपके पास सीरीज़ की ऑप्शन है, ठीक है। आप यहाँ से जाकर कोई भी सीरीज़ जो है वो सिलेक्ट कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि इंक्रीमेंट ऑफ डेट बट डेज़ के मुताबिक नहीं, मंथ्स के मुताबिक हो, तो ओके करने पर आप देखें 11वां महीना, 12वां और फिर 2009 आ गया, जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर आप चाहते हैं नहीं, यानी आपके पास यहाँ सीरीज़ की ऑप्शन है, सीरीज़ के मदद से आप वीकडेज चाहते हैं तो सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो यहाँ से वीकडेज के मुताबिक आएगा। अगर आप ईयर में इंक्रीमेंट चाहते हैं, ईयर कर दें, अब ईयर्स इंक्रीमेंट कर गए, बट मैं तो डेज ही चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से जाके डे की ऑप्शन चूज़ करके ओके कर दिया। 21, 22, 23 जो कि मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एंट्री थी वो आ गई। वैसे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये डेट अपनी मर्जी से एंटर करेंगे। नेक्स्ट आ गया टाइम कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन, इसीलिए कंट्रोल कॉलन होता है। 10:01 इस वक्त हो चुके हैं। मैं यहाँ से ही इसको ड्रैग कर देता हूँ, सेम फॉर्मेट ही मुझे चाहिए, मैंने इसको ड्रैग कर दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे इनकम शो करनी है, तो डमी सी एंट्रीज कर लेते हैं। कुछ माइनर सी इनकम जो है वो हम शो कर देते हैं, और इसी तरह से कुछ एक्सपेंसेस भी शो कर देते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ इनकम और कुछ एक्सपेंसेस शो किए। आप सबको पता है सेविंग कैसे निकलती हैं, अगर इनकम में से माइनस कर दिया जाए एक्सपेंडिचर्स को तो हमारे पास सेविंग्स आ जाती हैं। ड्रैग करने पर मेरे पास जो आंसर है वो आ जाएगा, बट थोड़ा सा मसला हो गया है कि कुछ सेविंग्स नेगेटिव में आ गई हैं। नेगेटिव का मतलब है एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं और इनकम कम है। अब एक तो चीज़ ये आ गई। अब मैं ये चाहता था कि ये 54, 34 ये चीज़ें ना ये करेंसी की शक्ल में नज़र आए। ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। मैं ये चाहता हूँ कि ये करेंसी की शक्ल में नज़र आए, तो कंट्रोल 1 किया। यहाँ मेरे पास करेंसी की ऑप्शन है, उसमें करेंसी में जो भी फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करना है, पाउंड, यूरो, यन या रुपी, पैसा, टका, वटएवर जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं जिस भी कंट्री के मुताबिक वो आप यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ से पाउंड ले रहा हूँ, और ये फॉर्मेट्स हैं कि नेगेटिव वाली करेंसी कैसे नज़र आए। मैंने कहा नेगेटिव वाली रेड कलर में नज़र आए। ओके, अब देखें ये मेरे पास सेटिंग होगी, बट वी लिव इन अ पाकिस्तान, सो आई जस्ट वांट टू यूज़ अ रुपी सिंबल। अब मेरे पास घर में रुपी की ऑप्शन जो है, अगर वो अभी मेरे पास तो आ रही थी क्योंकि मैं ऑलरेडी सेटिंग कर चुका हूँ, कि मैंने यहाँ से ऑलरेडी सेटिंग जो है वो कर ली हुई है रुपी की। लेकिन ये कि अगर आपको करनी पड़ जाए तो आप कैसे करेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा। आई जस्ट गो टू द स्टार्ट, मैं लिख देता हूँ कि मैं ये सेटिंग कैसे कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जाकर नोट कर लीजिएगा मैंने क्या किया। स्टार्ट, कंट्रोल पैनल, ओरिजिनल एंड लैंग्वेज ऑप्शन, ओके, ये लेच करेंसी, सेट द करेंसी, set the settings, very important option, apply, okay, again apply,
ये हमारा तरीक़ेकार है जिससे हम करेंसी फॉर्मेट जो है वो सेट करेंगे, नोट कर लीजिएगा। अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। मैंने कहा जी स्टार्ट, क्योंकि ये विंडो का पोर्शन है इसलिए ध्यान में रखिएगा कि विंडो की सेटिंग जो है स्टार्ट हर कंप्यूटर पर मुझे अलग अलग करनी पड़ेंगी। कंट्रोल पैनल में आपके पास कैटेगरी व्यू नज़र आ रहा है। अगर दूसरा व्यू नज़र आ रहा हो तब भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर भी आप रीजनल लैंग्वेज ऑप्शंस देख सकते हैं, डेट एंड टाइम सेटिंग्स में आपको मिलेंगी। बट आई जस्ट गो टू द स्विच द क्लासिकल व्यू एंड सेट द रीजनल एंड लैंग्वेज ऑप्शंस। डबल क्लिक ऑन दैट ऑप्शन, ये मुझे ऑप्शन देगा रीजनल एंड लैंग्वेज ऑप्शंस। ये आपके पास आ गया रीजनल लैंग्वेज ऑप्शंस, और उसमें रीजनल ऑप्शन है क्योंकि हम अपनी करेंसी सेट करना चाह रहे हैं। यहाँ मुख्तलिफ कंट्रीज़ आ रही हैं, अगर तो आपको अपनी कंट्री यहाँ पे मिल जाती है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। बट मैं चाहता हूँ कि करेंसी मैनुअली सिलेक्ट करूँ। तो सेट द करेंसी का मतलब था कि कस्टमाइज़ करें। कस्टमाइज़ में नंबर सिस्टम है, करेंसी है, टाइम है, डेट है, जो भी आप सेट करना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ से करेंसी सेलेक्ट किया। करेंसी में जो भी करेंसी के साथ आप सिंबल चाहते हैं वो सिलेक्ट कर दें। मैंने RS यहाँ पे मैनुअली टाइप कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि RS बाद में लिखा हुआ नज़र आए तो आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर दें। नेगेटिव के लिए RS किस तरह से लिखा हुआ आना चाहिए, मैंने कहा नेगेटिव एक तो ब्रैकेट में आना चाहिए और कुछ इस तरह से आना चाहिए। उसके बाद डेसिमल सिंबल है कि अशारिया किस तरह का आए, कितने डेसिमल शो करे, 2 डिजिट तक, 3 तक, और कोमा की सेपरेटर जो कोमा था हमारा, जैसे हमने कहा था यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन एंड 10 वट एवर जो भी था, इसमें हमने कहा था ये मिलियन का और ये 1000 का जो है वो कोमा है। तो अगर आप चाहते हैं नहीं, आप इसे अमेरिकन स्टाइल से चलना चाहते हैं, जैसे आप उर्दू में लाग करके चलते हैं, तो वो भी सेटिंग आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। बट आई लव टू यूज़ दिस वन, सो आई एम आल्सो यूजिंग दिस वन। तो मैंने वापस उसी सेटिंग को परफॉर्म कर लिया, अप्लाई किया, सेटिंग ओके कर दिया, अगेन अप्लाई एंड देन अगेन ओके। ठीक है जी, 2 दफ़ा मैंने किया, एक दफ़ा कस्टमाइज सेटिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए और एक दफ़ा मेरी डिफ़ॉल्ट सेटिंग को, जो कि मेरा रीजनल लैंग्वेज ऑप्शन के नाम से थी। यहाँ पे गए, यहाँ डॉलर आ रहा था, मैंने कंट्रोल 1 किया, सॉरी पाउंड आ रहा था, तो मुझे पाउंड नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट टू यूज़ माय ओन करेंसी बिकॉज वी लिव इन पाकिस्तान। तो यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। और एक और सेटिंग देखिए मैंने ये की है कि अगर नेगेटिव में वैल्यू है तो ब्रैकेट में शो करे, क्योंकि पैसे कभी भी नेगेटिव में नहीं होते। तो मैंने यहाँ से ओके कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो आपकी करेंसीज हैं, जो नेगेटिव करेंसीज हैं, उनके साथ माइनस शो नहीं हो रहा। माइनस का मतलब मोस्टली ये कि देने हैं, तो वो रेड कलर में और ब्रैकेट के अंदर आपको शो कर रहा है। नीचे इनका टोटल्स चाहिए तो दोनों को सिलेक्ट किया। यहाँ पे हमने इसको मर्ज करके हेडिंग दे दी टोटल्स। उसके बाद या खाली टोटल कर लें, ठीक है। उसके बाद इनके सम कर लें, यह आपका इनकम का सम आ गया। शॉर्टकट की मैंने यूज़ की है आल्ट इक्वल, आप भी यूज़ कर सकते हैं। और आल्ट इक्वल मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि पिछली जो हमने लेक्चर में चीज़ें पढ़ी थी वो आपको याद होनी चाहिए, तो आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आ रही हैं इनकम्स, तो आई जस्ट गो टू इनकम, एक्सपेंडिचर्स, एंड द लास्ट वन इज सेविंग्स। स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि सर हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि मैं यहाँ पर जो वर्किंग करता हूँ, देखें मेरे पास मर्ज में एक सेटिंग है जिसे हमने पढ़ा था किस नाम से, मैंने इसको सिलेक्ट किया। मर्ज की सेटिंग मैंने यहाँ यूज़ करनी है मर्ज क्रॉस। इससे ये होगा कि अगर कोई सेल बढ़ाए हैं तो दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। ये देखें मर्ज क्रॉस, ये इस तरह से सेटिंग आ गई। अब मुझे यहाँ टोटल्स का सम चाहिए, मैंने कहा इक्वल एंड सेलेक्ट द टोटल सम, expenditures, and then we have a savings, so we'll select it like this. Then select, थोड़ा सा नीचे जाना है क्योंकि वहाँ पर आप अपने साइज को देखेंगे तो इस तरह से आएगा। कंट्रोल 1, बॉर्डर्स, सिर्फ आउटर बॉर्डर यूज करें, इनर बॉर्डर यूज नहीं करना, ठीक है। उसके बाद नीचे जाकर मैंने कह दिया रिजल्ट, कैप्स ऑफ कर लें, रिजल्ट। अब यहाँ रिजल्ट देना है तो रिजल्ट के लिए भी मैंने 3-4 सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज कर लिया, क्योंकि अब यहाँ मुझे इफ कंडीशन लगानी है। रिवाइज करवा रहा हूँ इफ कंडीशन, फिर से देख लीजिएगा, मैं एक दफ़ा आपको करके दिखाता हूँ। मैं चाहता ये हूँ अगर मेरी इनकम्स का सम थोड़ा प्रोमिनेंट कर लेते हैं ताकि ज़रा अट्रैक्टिव से लुक जो है वो मुझे दे यहाँ पे, तो मैं डबल बॉर्डर्स, डार्क बॉर्डर ले लेता हूँ और सेंटर में भी, बॉटम पे भी, राइट पे भी, जबकि यहाँ टॉप के अंदर मैं डबल
नॉर्मल लाइनिंग जो है वो यूज़ कर लेता हूँ, ताकि अगर इम्प्रेसिव से लुक जो है वो मेरे पास नजर आए। डॉट चैनल यूज़ कर ओके किया। अब ये आपके पास इस तरह से नजर आ रहा है। अब अगर तो सेविंग्स का सम पॉजिटिव में है तो हम कहेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ, यानी हमने पैसे बचा लिए। अगर सेविंग का सम नेगेटिव में है तो हम कहेंगे हमें लॉस हुआ है, ठीक है। और अगर ये 0 के बराबर है तो फिर नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो मैं यहाँ गया रिजल्ट के अंदर, नोट पे कीजिएगा, ये आपने खुद करना है। मैंने कहा इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर सेविंग का सम, ये सेविंग का सम है, उस सेल का रेफरेंस पास किया, बड़ा है 0 से, दैट्स मीन प्रॉफिट, कोमा। दूसरी कंडीशन, इफ अगर सेविंग का सम छोटा है 0 से, देन वी आर फेसिंग लॉस, ठीक है जी। और आखिरी कंडीशन क्या बचती है, बराबर वाली बाकी रहेगी ना, तो उसके लिए मैंने कह दिया नो प्रॉफिट नो लॉस। काफी डिटेल में हम इस कंडीशन को पढ़ चुके हैं। जितनी ब्रैकेटें हमने ओपन की उतनी ही ब्रैकेटें हमने क्लोज कर दी, एंटर करने से वी गॉट अ प्रॉफिट। बट अगर मेरे पास यहाँ पर आंसर 153 होता एक्सपेंसेस, तो 0 प्रॉफिट नो लॉस। और अगर ये 154 हो जाए तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएंगे, वी आर फेसिंग लॉस। ज़रा खूबसूरत सा बना लेते हैं, तो बॉर्डर शॉर्डर लगा लेते हैं। तो यहाँ से मैंने इसके ऊपर भी बॉर्डर इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है जी। अब ये कितनी देर के लिए है, ये बेसिकली 21 नवंबर 2008 से 30 नवंबर 2008 तक है। तो यहाँ लिखा हुआ आना चाहिए ना, शीट फ्रॉम दिस टू दिस। तो मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाकर मिनिमम का फंक्शन यूज़ किया। मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है, चाहे वो नंबर हो या डेट्स हो। तो ये इन सारी डेट्स में से मिनिमम डेट रिटर्न कर देगा। अगर मुझे मैक्सिमम डेट चाहिए तो मैंने कहा इक्वल मैक्स, और मैंने यहाँ से जाकर मैक्सिमम डेट जो है वो रिटर्न कर एंटर किया। ये मिनिमम डेट आ गई, ये मैक्सिमम डेट आ गई। कल को अगर कहते हैं नहीं जी ये तो 2013 की रिपोर्ट थी, ये 2013 की एंट्री थी, तो जैसे मैं एंट्री चेंज करूंगा, देखिए मेरी मैक्सिमम डेट चेंज हो गई है, मिनिमम डेट भी चेंज हो गई है, ठीक। अगर आप कहते हैं ये एंट्री जो है ये 2001 की है, तो आपकी वो डेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। अगर आप कहते हैं नहीं ये डेट जो है ये 1998 की है, तो याद रखिएगा ये आपकी यकम 1900 से जो है वो डेट को काउंट करता है, यानी 1900 से आगे एंट्री आप डाल सकते हैं। तो देखें आपके पास ये आपकी सेविंग शीट है, ये डाटा एडजस्ट हो गया। मैं यहाँ से करता ये हूँ कि इसको मैं अलाइनमेंट में जाकर हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देता हूँ। ओके करने पर इन सारे सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद जो बॉर्डर में सेंटर बॉर्डर है इन्हें गायब कर देता हूँ। अब प्रिंटिंग में ये नज़र आएगा शीट फ्रॉम दिस टू दिस एंड वी हैव आवर डाटा लाइक दिस। तो ये आपकी शीट थी जो कि सेविंग शीट के नाम से यहाँ तक मुकम्मल हुई। एक नई ऑप्शन है जो कि हम यहाँ पर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। असाइनमेंट सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पर ताकि बाद में आपको ढूंढने में मुश्किल ना हो। नहीं जी इसको हमने सेव कर लिया। अब ज़रा यहाँ बात करते हैं। मैं कहता हूँ अभी ना जब तक हमारा एंड यूज़र इस रिज़ल्ट को नहीं देखता ना हो, ठीक है, वो कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा। अब हम रंगों से चीज़ों को प्रोमिनेंट करेंगे। मसलन अगर मैं चाहता हूँ कि ये लेस देन 1 है, सॉरी लेस देन 0 है, ये नुकसान हो रहा है, तो इस सेल का कलर रेड हो जाए, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका कलर ग्रीन हो जाए, और अगर ये इक्वल टू 0 है तो इसका कलर ऑरेंज हो जाए। यानी अब मैं अपने डेटा पर फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। पहले कैसे करता था, यहाँ से जाके फॉर्मेटिंग कर देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब फॉर्मेटिंग किसी कंडीशन के साथ होगी। तो कंडीशन के साथ फॉर्मेटिंग करने के लिए होम टैब से कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ऑप्शन इस्तेमाल की जाती है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। कैसे है नोट कर लेते हैं, ऑप्शन का नाम नोट कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या था? किसी भी कंडीशन के मुताबिक फॉर्मेटिंग करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ऑप्शन इस्तेमाल की जाती हैं। किसी भी कंडीशन के मुताबिक फॉर्मेटिंग करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस इस्तेमाल की जाती हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले इस ऑप्शन को और फिर इसके बाद असाइनमेंट पे इम्प्लीमेंट करते हैं। नई शीट इंसर्ट करनी, शॉर्टकट की क्या थी? शिफ्ट प्लस F11। नई शीट इंसर्ट की, यहाँ मैं थोड़ी सी गिनती लिख लेता हूँ। गिनती लिख लेते हैं, कहाँ तक चलें? 8 9 और ये लें जी, कितने तक जी कह रहे हैं? 100 तक। हम 100 से ज़्यादा लिख लेते हैं, 112 तक मैंने लिख ली। अब इस रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 112। और सबसे छोटी 1। बाकी वैल्यूज़ इस रेंज के अंदर मीडियोकर वैल्यूज़ हैं, मिडिल क्लास वैल्यूज़ हैं। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, मेरे पास 3 स्टाइल्स हैं, एक डाटा बार्स हैं, कलर स्केल्स हैं और आइकन स्टाइल्स हैं। मैं यहाँ से सबसे पहले डाटा बार्स यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ से किसी भी बार पे लेके जाता हूँ, जैसे ही आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सो आई यूज़ दिस ग्रीन शेड, सो ग्रीन, ये जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको सबसे छोटा बार देगा और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको सबसे बड़ा बार देगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपने। कैसे चेंज किया है, इसमें सेटिंग कैसे की है, मैं बाद में आपको बताता हूँ। भाई मैं यहाँ गया, मैंने कहा नहीं ये वाली वैल्यू जो है ना, ये तो 100 है। अब इसका बार होल्डर कितना था पहले आप देख चुके हैं, मैं 100 यूज़ करता हूँ। अब देखिए, ठीक है, यानी अब उसने खुद ही कंडीशन के मुताबिक फॉर्मेटिंग परफॉर्म की। दोबारा देखिएगा, दूसरी सेटिंग, दिस टाइम आई एम यूजिंग कलर स्केल्स। सबसे जो छोटी वैल्यू है ना उसको रेड शो कर रहा है, दरमियान वाली वैल्यू को येलो और सबसे बड़ी वैल्यू उसको ग्रीन। बट आई सेड कि ये वैल्यू 35 नहीं है बल्कि 101 है। नहीं, ये वैल्यू जो है वो 10 है। ठीक है, तो ये थे कलर स्केल्स जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ किए। तीसरी चीज़ है, मैं चाहता हूँ पता लगे कौन सी वैल्यू लेवल के मुताबिक है कौन सी नहीं। तो ये बने बनाए लेवल्स आ गए हैं, ये हम खुद भी सेट कर सकते हैं। अक्सर आप देखते हैं चार्ट्स, फ्रिक्वेंसी, डाटा, तो मैं फ़िलहाल ये वाला इफेक्ट जो है यूज़ करता हूँ और यहाँ जाकर मैं इसको फिर 100 करता हूँ, तो आप इसके सिग्नल देख सकते हैं कि ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, और यही ऑप्शन अगर आप इंडिकेटर करना चाह रहे हैं इसके साथ, आइकन्स के साथ, तो कोई भी आइकन लगा लें। अब आपके देखें यहाँ मैं 100 कर दूँ तो इसका इंडिकेटर बदल जाएगा। क्लियर है जी सबको? अक्सर हम जब ऑर्डरिंग सिस्टम बनाएंगे तो उसमें जो ऑर्डर हमारे अप्रूव्ड होंगे उनके बिल अगर हमारी उनकी कॉस्ट से ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं, जो हम एक रूल बनाएंगे कि मैंने कहा है 50% तक जिसका बिल क्लियर है उसका ऑर्डर क्लियर कर दें, तो साथ हम ये इंडिकेटर दे देंगे ताकि कंडीशन फॉर्मेटिंग से मुझे ये पता चलता रहे कि मैंने किसको क्लियर करना है और किसको नहीं करना। ठीक है, ये तो था कि मैंने खुद जाकर बनी बनाई ऑप्शन यूज़ की। अब यहाँ क्राइटेरिया थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ मैं चाहता हूँ कोई कंडीशन, इतने सेल सेलेक्ट होंगे, सब पर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैं मैनुअली करना चाहता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, ध्यान से देखिएगा। मैं मैनुअली क्या करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ से क्लिक किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग और एक रूल मैनेज करना है। रूल मैनेज करने के लिए न्यू रूल की ऑप्शन यूज़ होगी, लेकिन अभी हमारे पास एक रूल नहीं है, हमारे पास एक से ज़्यादा रूल्स हैं। हमने कहा था लेस देन 0 तो रेड, ग्रेटर देन 0 तो ग्रीन और इक्वल टू 0 तो ऑरेंज। तो 3 रूल्स हैं। अगर कोई भी रूल आपने इम्प्लीमेंट किया है तो यहाँ से आप उसे क्लियर कर सकते हैं, बट फिलहाल हम जाते हैं मैनेज रूल्स के अंदर ताकि मुझे बार बार न्यू रूल ना करना पड़े। मैनेज रूल, ये मेरे पास एक बॉक्स ओपन कर दिया हो गया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स मैनेजर। सो नाउ वी हैव टू मेक आवर रूल्स। पहला रूल, अगर सेल की वैल्यू फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स, यहाँ आ जाए
सेल वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े के लिए रूल क्या बनाना था, फॉर्मेट, ये बॉक्स आपका जाना पहचाना है फॉर्मेट सेल्स वाला। अब उस फॉर्मेट के मुताबिक ये वाली वर्किंग होगी। मैंने कहा फिल कर दो ग्रीन और फॉन्ट कर दो येलो। तो आई जस्ट लाइक दिस लाइटर वन शेड, दिस ग्रीन पे ये नज़र नहीं आएगा, ब्लैक ही रहने देते हैं। ओके, इस तरह से नज़र आएगा। मैंने कहा ठीक है, ओके। सो ये पहला रूल हो गया। अगर तो सेल की वैल्यू ग्रेटर है 0 से तो उसको ग्रीन कर दो और फॉन्ट कलर ब्लैक कर दो। अप्लाई करो F15 सेल पर, F15 फाइन, वही सेल है, ठीक है। अगर ये बात ठीक हो जाती है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। एक और कंडीशन, न्यू रूल, दूसरा रूल, अगर सेल की वैल्यू लेस है 0 से तो फिर इसको कर दो रेड से फिल, और रेड पर फॉन्ट कर लेते हैं हम वाइट। ये प्रेस किया अगेन, ओके। अगर मिल जाता है तो ठीक है। अगर आप एक और रूल बना लें, मैंने कहा इक्वल्स सेल वैल्यू इक्वल्स टू 0, in that case I choose an orange color for my working, so I just said okay। लेकिन ना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो ना वो सेविंग्स हो रही होंगी, ऐसा ही है ना। तो उसके बाद है कि बहुत लॉस हो रहा होगा, बहुत कम चांस है कि ना ये वाली कंडीशन इम्प्लीमेंट हो। तो जिस कंडीशन को आप पहले चेक करना चाह रहे हैं उसका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। अगर ये हो जाती है तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके बाद वो नहीं होती तो ये चेक करो, और फिर भी अगर नहीं होती तो ये चेक करो। तो इससे आपके सिस्टम की, आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन टाइम में फ़र्क पड़ेगा। वैसे तो आपको मैनुअली शायद इतने आराम से फील ना हो, लेकिन बड़े प्रोग्राम्स के लिए ये फ़र्क काफ़ी क्लियर होता है। मैंने अप्लाई कर दिया, रूल इम्प्लीमेंट हो गया, सेकेंड वाली ऑप्शन अडॉप्ट हो गई। अगर मैं चाहता हूँ ये रूल ख़त्म ही हो जाए तो डिलीट कर दें। इस रूल में कोई चेंज करना चाहते हैं तो एडिट कर दें। इस पर अप्लाई हो रहा है करंट सिलेक्शन पर, मैं कहता हूँ फ़िलहाल मैंने ओके कर दिया। चेंज करके देखते हैं 153, आई जस्ट गो देयर एंड सेट टाइप 153, बिकम ऑरेंज, 152, क्लियर है जी सबको? लो जी, ये तो हमने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया। आप यही चीज़ यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करेंगे कि अगर प्रॉफिट है तो ग्रीन हो जाए, लॉस है तो रेड हो जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए ऑरेंज हो जाए। ये मैंने मैथमेटिकली किया, कंपेयर करने के बाद लेस देन ग्रेटर देन। आप खुद सोचिएगा कि आप कैसे करेंगे। क्लियर है जी सबको? ओके, अब आ जाते हैं शीट नेक्स्ट असाइनमेंट, शीट नंबर 4 पर। ये मैं पिछला जो डाटा मैंने आपको प्रैक्टिस सेल्स करवाए थे वो रिमूव कर दिए। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपके पास प्रोडक्ट रेट लिस्ट है आपकी। तो जब डमी साइज का एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, तो पहले तो सबसे मैंने आपको बताया था काउंट करें कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कॉलम्स आपने सेलेक्ट किए हैं। 9 कॉलम आपने सेलेक्ट कर लिए, साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और सिलेक्शन में जाते हैं, फिट सिलेक्शन कर लेते हैं ताकि मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से एरिया को देख सकूँ। सिलेक्शन को फिट करने के बाद जब 9 कॉलम मेरे पास फिट हो गए हैं, मैंने इस पर बॉर्डर लगा लिया ताकि मेरे पास जो मेरी वर्किंग है वो बेहतर तरीके से जो है मुझे नज़र आती रहे, मैं उसमें अच्छे तरीके से काम कर सकूं। डार्क बॉर्डर लगा लेते हैं। उसके बाद आप इधर जाएं, मर्ज कर दें, तो ये आपकी प्रोडक्ट रेट लिस्ट है। यहाँ पे टाइप कर लेते हैं प्रोडक्ट रेट लिस्ट। उसके बाद डमी एंट्री कर रहा हूँ, सीरियल अंडरस्कोर नंबर, नेक्स्ट वी है पी नेम, MP, manufacturing price, ST, its sales tax, profit, and the PM, profit margin. Then we have retail price, RP कर लेते हैं इसके लिए। और नेक्स्ट आपके पास जी क्या है, प्रॉफिट अमाउंट, PA कर लेते हैं, PAMT। ओके, एंड लास्ट वन इज सेल प्राइस।
ले जी, मैं एक ऐसी कंपनी में लग गया जहाँ पर मेरे पास मुझे कुछ इस तरह काम है। कंपनी का ऑनर था, उसने ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई। हम यहाँ साइट पे जाके हमें एक क्राइटेरिया दिया जाएगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी या सो कॉल्ड रिक्वायरमेंट्स दी जाएंगी। क्या होंगी रिक्वायरमेंट्स? मसलन मुझे बताया जाएगा कि सेल टैक्स कितना लगाना है, प्रॉफिट कितना लगाना है, प्रॉफिट मार्जिन कितना लगाना है और प्रॉफिट अमाउंट कितनी अप्लाई करनी है। इनकी मिकदार मुझे दी जाएगी, जैसा कि यहाँ दिया गया है कि ये 21% है, 12%, देन वी हैव 15%, 25%। सो दीज आर द ऑप्शंस। मैंने इन्हें सेलेक्ट किया, बॉर्डर लगा लेता हूँ, ज़रा खूबसूरत सा करके शो कर लेते हैं। ये आ गया। याद रखिएगा आपने भी साइड पे बनानी है, ठीक है? क्यों? ताकि कल को अगर कोई नई प्रोडक्ट्स आती जाती हैं तो वो नीचे की तरफ जो है वो इंक्रीज़ करती जाएंगी। हम आगे जाके देखेंगे कि इसको हम टेबल में किस तरह से ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि मुझे ज़्यादा क्लियर हो जाए कि मैंने भी किया क्या है। तो मैंने जूम आउट कर लिया, ऑटो एडजस्ट कर लेता हूँ तो थोड़ा कंजस्टेड सा हो जाएगा। कोई बात नहीं, हमें नज़र क्लियर आना चाहिए। सो हेयर वी हैव दिस। ये दो सेल्स जो हैं ये काफ़ी मुझे तंग कर रहे हैं। अगर आपको ये एक्स्ट्रा स्पेस ज़ाया होती हुई नज़र आ रही है तो राइट क्लिक करें, आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कस्टम व्यू भी सेट कर सकते हैं, बट फ़िलहाल मैं इसे हाइड कर रहा हूँ। नज़र आने में अब ये बिल्कुल जे और एम आपस में जुड़ चुके हैं, लेकिन वो इससे दूर है। अगर आप इसे शो करवाना चाहते हैं, दोनों एरिया को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके अनहाइड कर दें, तो आपके पास ये सेटिंग जो है ये परफॉर्म हो जाएंगी। क्लियर है जी सबको? बट आई एम नॉट डूइंग इट येट, सो आई जस्ट गो देयर 1। मैंने यहाँ पे लिखा 1 को इंक्रीमेंट कर लेते हैं और आपके पास कुछ 12 एंट्रीज जो हैं वो आ जाती हैं। हम यहाँ पर पहली प्रोडक्ट एंटर करते हैं, लाइक बुक्स एंटर कर देते हैं। कोई भी एक बुक है, सपोज कोई भी बुक है, इस पर मैन्युफैक्चरिंग प्राइस आई है मेरी 1000 रुपीज़। ऑब्वियसली आई हैव टू पे सम सेल टैक्स टू द गवर्नमेंट फॉर सेलिंग दैट प्रोडक्ट। अगर मैं इसे मार्केट में सेल करने जाता हूँ तो मुझे इसके ऊपर गवर्नमेंट को सेल टैक्स देना है। तो मैंने कहा इक्वल मैन्युफैक्चरिंग प्राइस का 21% मेरा सेल टैक्स है। मैंने एंटर कर दिया तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्राइस का 21% यानी सेल टैक्स आ गया। अब ऑब्वियसली आई एम एक्सपेक्टिंग सम प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पे लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस का मल्टीप्लाइड इट विद 12%, तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्राइस का 12% क्या कर देगा? प्रॉफिट, मालिक का प्रॉफिट निकाल देगा। थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको सेल टैक्स कर देते हैं, कंप्लीट लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आए, और इसको प्रॉफिट कर देते हैं ताकि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इसे पढ़ सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। सो हियर व्हाट आई सेड कि 1000 का 21% सेल टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया, एक्स्ट्रा पे किया 1000 के अलावा, और 1000 का मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि 12% में अपना प्रॉफिट निकाल लूँगा। प्रॉफिट मार्जिन ले लेते हैं। प्रॉफिट मार्जिन कितना है जी? मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है जो हमारे स्टॉक से माल उठाता है और डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा देता है। उस बंदे को जो पैसे देने हैं वो मैंने रखा है 15% उसका मार्जिन। तो किस पे होगा? ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पे होगा, पर बुक के ऊपर उसको मैं 15% यानी जो है वो दे रहा हूँ। तो 150 रुपये यानी उसको एक किताब के पहुँचाने का मिलेगा। अब मुझे कॉस्ट कितनी पड़ गई? 1000 रुपया मेरा लग गया था पहले, ये मेरी कॉस्ट थी। 210 रुपये मेरे पे सेल टैक्स लग गया। 120 रुपये मैंने निकाला प्रॉफिट, 150 रुपये मेरा प्रॉफिट मार्जिन हो गया। अब आती है रिटेल प्राइस। ऑब्वियसली मैं इन्हें सारे पैसे क्लाइंट से लेने हैं। मैंने चीज़ के ऊपर ये रिटेल प्राइस लिख दी। कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर रिटेल प्राइस यहाँ लिखी होती है, कुछ के ऊपर सेल प्राइस लिखी होती है रिटेल प्राइस की सूरत में। होता क्या है देखिएगा, 1000 मेरी लागत आई, 210 रुपये गवर्नमेंट को किताब बेचने के लिए टैक्स दिया, 1210 रुपये की किताब हो गई। 120 रुपये प्लान कर रहा था मैं प्रॉफिट लूंगा, 150 रुपये मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉफिट देना है, तो मुझे 1480 रुपये की किताब जो है वो कहाँ तक पड़ गई? रिटेलर की दुकान तक। नो डाउट परचून फरोश भी अपना प्रॉफिट लेता है,
और परचून फरोश का प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मालिक ने थोड़ी सी किताबें नहीं सेल करनी, उसने ढेर सारी किताबें सेल करनी है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने भी ढेर सारी किताबें सेल करनी है, लेकिन जो परचून वाला है उसने तो थोड़ी सी किताबें सेल करनी है। आप कभी हाइपर स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ चीज़ें सस्ती हैं एज़ कम्पेयर टू लोकल मार्केट। क्यों सस्ती हैं? क्योंकि वो ज़्यादा पैमाने पर सेल करना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी प्रॉफिट अमाउंट जो है वो कम कर देते हैं, जैसे चीज़ की कीमत कम हो जाती है। और याद रखिएगा, प्रॉफिट अमाउंट मोस्टली रिटेल प्राइस पर अप्लाई की जाती है। तो वी शुड सेलेक्ट अ रिटेल प्राइस एंड मल्टीप्लाई इट विद 25%। तो ये मेरे पास आ गई इसकी प्रॉफिट अमाउंट। अब मैंने निकालनी है सेल प्राइस। तो चीज़ दुकानदार तक पहुंची थी 1480 रुपये में, जबकि उसके ऊपर मुझे मज़ीद कॉस्ट कितनी पड़ गई? 370 रुपये जो दुकानदार ने अपना प्रॉफिट लेना है। तो कितना बुक कितने की हो गई? बुक हो गई 1850 रुपये की। क्लियर है जी सबको? बात समझ आती सबको? ओके, मैं फाइल सेव कर रहा हूँ। अभी इस असाइनमेंट को यहीं छोड़ते हैं, आगे वाली एंट्री नहीं कर रहा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप में से कोई ऐसा ना हो जिसको ये चीज़ ना करनी है। नेक्स्ट असाइनमेंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट का नाम है हमारी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, इसका नाम क्या था जी? PRT, प्रोडक्ट रेट लिस्ट। और नेक्स्ट असाइनमेंट का नाम है पेरोल शीट, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेरोल शीट। पेरोल कहते हैं सैलरी सिस्टम को। पेरोल शीट में उसी तरह से हमने एंट्री करनी है। तो काउंट किया कॉलम, मेरे पास 9 कॉलम्स आई थिंक। तो यहाँ पे भी है, काउंट कीजिएगा जी, 9 ही है। ओके, अब की दफ़ा मैं बिल्कुल टॉप से शुरू कर रहा हूँ, बिकॉज द बेटर वे इज़ कि आप A1 से अपना काम जो है वो शुरू करें। 9 वैल्यू सेलेक्ट की, कंट्रोल 1 दबाया, बॉर्डर किया, ये सारा काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे हेडिंग को मैंने सेलेक्ट किया और इसके अंदर मैंने कंपनी का नाम दे दिया। हम अथर को कर लेते हैं इस कंपनी का नाम ATHER, अथर को ऑपरेशन के लिए इसको प्रमोट कर लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव अनदर मर्जिंग हियर, एक दफ़ा फिर से इन्हें मर्ज करते हैं और इस असाइनमेंट का नाम देते हैं विच इज़ अ पेरोल शीट। इट्स अ पेरोल शीट, कैप्स ऑन कर लेते हैं, पेरोल शीट, देन कैप्स ऑफ, एडिंग देते हैं, नेम है, बेसिक सैलरी है, हाउस रेंट है, वैसे ह्यूमन रिसोर्स होता है बट हेयर हाउस रेंट, कन्वेंस अलाउंस है, देन वी हैव ग्रॉस सैलरी, देन वी हैव प्रोविडेंट फंड, देन इनकम टैक्स, डिडक्शन, कटौतियाँ एंड नेट सैलरी, और सो कॉल्ड टेक होम सैलरी भी इसे कहा जाता है। साइट पर जाके उसी तरह से जैसे कुछ वहाँ रिक्वायरमेंट थी, यहाँ हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो क्या है जी, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में हाउस रेंट दिया हुआ है हमें, और कन्वेंस अलाउंस दिया हुआ है, और प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, और इनकम टैक्स दिया हुआ है। हाउस रेंट है 45%, कन्वेंस अलाउंस है 10%, प्रोविडेंट फंड 7%, इनकम टैक्स है 5%। तो प्रोमिनेंट कर लेते हैं, बॉर्डर लगा लेते हैं, छोटे मोटे टचिंग आप खुद कर लीजिएगा। ओके, सो ये मुझे नहीं चाहिए, इन सेल्स को डिलीट करते हैं। जब डिलीट करते थे शिफ्ट सेल्स आप करने हैं ताकि नीचे वाले ऊपर आ जाए। लुक लाइक दिस, मैंने आपको वो भी रिपीट कर दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट अब आ जाएं अपनी एंट्री के ऊपर। फिर थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि वो मुझे जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है वो नज़र आएँ, और ये कॉलम मुझे हाइड करवा लेना है ताकि मैं बेटर वे से इसका व्यू कर सकूँ। नेम्स हैं, डमी सी एंट्री कर लेते हैं, ABC1 करके इसके नाम एंटर कर देते हैं। 4-5 लोग ले लेते हैं तो हम तकरीबन आई जस्ट 9 पर्सनस मैंने यहाँ ले लिए। बेसिक सैलरी में जस्ट डमी सी एंट्री कर रहा हूँ, मैंने कहा 10,000 इसकी बेसिक सैलरी है। पैसे जब भी शो करने हैं, सैलरी जब भी शो करनी है, ये सिलेक्ट किया सारा, ये सारी चीज़ें पैसे हैं। जो पैसे हैं उनको सिलेक्ट करें और नंबर में करेंसी अप्लाई कर दें। करेंसी में 1000 सेपरेटर कोमा भी यूज़ करें। नेगेटिव में पैसे, इनकम नेगेटिव में नहीं हो सकती, लेकिन एहतियातन आप नेगेटिव वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। अगर डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सिंगल या चले 2 डेसिमल यूज़ कर लेता हूँ।
ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया। अब इसका हाउस रेंट निकालना है। हाउस रेंट कैसे निकलेगा? हाउस रेंट निकालने के लिए मैंने कहा जी हाउस रेंट होता है बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई कर दी जाती है 45% के साथ। तो ये इसके आ गया 4,500 रुपये इसको मिलेगा हाउस रेंट। ठीक है, सेम कन्वेंस अलाउंस के लिए मैंने कहा बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10%। सो हेयर आई गॉट दिस। अब जब मैं किसी को अपनी सैलरी बताऊंगा ना, अगर मेरी 10,000 तनख्वाह है, 4,500 मुझे घर का किराया मिलता है, 1,000 रुपये मुझे आने जाने का किराया मिलता है, तो मैं सारा कुछ जमा करके बताऊंगा कि मुझे 15,500 रुपये मिलता है। लेकिन याद रखिएगा 15,500 पे नहीं होगा, इसमें से कुछ कटौतियाँ भी होती हैं। कितनी कितनी कटौतियाँ हैं? कुछ कटौतियाँ ऐसी होती हैं कि बेसिक सैलरी पर जब एम्प्लॉय परमानेंट हो जाता है तो कुछ प्रोविडेंट फंड काट लिया जाता है, जो बाद में उसको बड़ी रकम की शक्ल में दिया जाता है। तो बेसिक सैलरी का 7% हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने रूल दिया था इंस्ट्रक्शन में कि इतना होगा, तो तकरीबन 700 रुपया बनता है। प्लस इसी तरह गवर्नमेंट जो है वो इनकम टैक्स भी पहले ही काट लेती है। तो हर कंपनी पहले ही आपका 5% इनकम टैक्स काट लिया करेगी, 500 रुपया। ठीक है, जो बंदा जॉब ले रहा है, सैलरी ले रहा है, वो इनकम टैक्स दे रहा है, ये ऑटोमेटिकली हमारी सैलरी से काट लिया जाता है। कितने पैसे मेरी सैलरी से कट गए? 700 रुपया और 500 रुपया। तो कटौतियाँ कितनी होगी? डिडक्शन आ गई 1,200 रुपया। अब देखिए ग्रॉस सैलरी थी 15,500। मैंने क्या किया? मैंने कहा इक्वल ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शंस। सो हियर व्हाट आई गॉट 14,300 रुपया जो है वो मैं घर लेके जाऊंगा, यानी ये मेरी सैलरी बनेगी। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, आप लिख लीजिए, कुछ फार्मूला सा लिखवा रहा हूँ कि GS इज इक्वल टू BS प्लस HR प्लस कन्वेंस। ये मेरी ग्रॉस सैलरी बनती है। ये जनरल फैक्ट्स में हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल डिफर हो सकते हैं। फिर इसी तरह आपकी डिडक्शंस जो हैं वो कैसे होती हैं? इज इक्वल टू प्रोविडेंट फंड प्लस इनकम टैक्स, ये आपकी डिडक्शंस होती हैं। जबकि नेट सैलरी निकलती है बराबर GS यानी ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शंस। तो ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शंस कटौतियाँ माइनस कर ली जाती हैं, तो वो आपकी क्या निकल आती है? नेट सैलरी या टेक होम सैलरी जो है वो आ जाती है। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? सो इस तरह से आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए भी जो है वो वर्किंग करेंगे। लेकिन ये असाइनमेंट भी हम बाकी यहीं पे फ़िलहाल ड्रॉप करते हैं, इसको भी यहीं पे रोक देते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट आपके पास जो है, नेक्स्ट असाइनमेंट हमारे पास एक रिजल्ट कार्ड है। रिजल्ट कार्ड ऑफ रिजल्ट कार्ड मैट्रिक बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन का रिजल्ट कार्ड है। सब्जेक्ट नेम, टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन, परसेंटेज, ग्रेड, रिजल्ट, रिमार्क्स। मेरा ख्याल है कि इसकी पहली जो रो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ये आपको ऑलरेडी करवा दिया हुआ है। जिस दिन मैंने आपको इफ का फार्मूला पढ़ाया था, मैंने इसके ऊपर काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन आपको करवा दी थी, तो वो आप पहली लाइन कम से कम कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाले जो लाइंस हैं उनके ऊपर फार्मूला कैसे आएगा ये हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। अगली असाइनमेंट पे आ जाइएगा जी। नेक्स्ट असाइनमेंट है, अगर मैं एक ऐसी जगह चला गया हूँ जहाँ मुझे इंस्टॉलमेंट्स पे काम करना है, तो ये आपकी इंस्टॉलमेंट जो है, इंस्टॉलमेंट प्राइस के नाम से हमारी असाइनमेंट है। उसी तरह से काउंट कर लेते हैं। कॉलम्स मैंने फिर काउंट किए तो बाय चांस ये फिर 9 ही आ गए। सो आई जस्ट काउंट 9। थोड़ा सा सेलेक्ट किया, Ctrl+1, बॉर्डर लगा लेते हैं और फिर उसी तरह से टॉप रो को रिमूव करते हैं, हेडिंग लगा देते हैं एंड जस्ट टाइप इंस्टॉलमेंट प्राइस, व्हाटएवर टेक्स्ट आप देख लीजिएगा। फॉर्मेटिंग में थोड़ा सी एक दफ़ा फिर देख लें, वहाँ कुछ ज़रा स्टाइलिश किस्म का फिल हुआ है, तो हम भी एक डमी सी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ रही है जी हेडिंग। सीरियल नंबर आ रहा है, सीरियल अंडरस्कोर नंबर है, फिर आपकी प्रोडक्ट है, फिर कैश प्राइस है, इंटरेस्ट, ऑब्वियसली कैश अगर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट कराऊंगा तो होगा, इंस्टॉलमेंट प्राइस और एडवांस। और नो एडवांस देना है जी, पहले एडवांस दूंगा तो नेट पेबल आएगी ना, नेट पेबल
नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पर मंथ। ठीक है जी, वापस आ जाए सीरियल नंबर पे आ जाए। चलिए प्राइस पे पूरा कर लेते हैं। ओके, ऑटो फिट करते हैं। सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, ऑटो फिट हो गया। थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, कुछ वैल्यूज़ बड़ी हो गई हैं। यहाँ गए, यहाँ जाके कुछ रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, तो उसमें हमारे पास क्या क्या है, इंटरेस्ट और एडवांस दिए हुए हैं हमारे पास। तो इंटरेस्ट है और एडवांस है जी, VNC एडवांस। इंटरेस्ट है जी 12% और एडवांस है जी 40%। ठीक है जी, अब यहाँ आ जाएं जल्दी से। थोड़ा सा उसको भी हाइड कर लेते हैं, दरमियान मैंने रखा मार्जिन, ताकि आपको नज़र कम से कम पूरा आए। ओके, अब सीरियल नंबर है, इसी तरह से प्रोडक्ट्स के नंबर होंगे। सीरियल नंबर ले लेते हैं, जस्ट अ डमी एंट्री 10 एंट्रीज में कर लेता हूँ। चले, प्रोडक्ट नेम ABC1 के नाम से प्रोडक्ट ले लेते हैं। इसकी कैश प्राइस है, मैं कहता हूँ 10,000। उसी तरह से सारे पैसे कंट्रोल 1 इस सब को करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इस टाइम मैं अशारिये की बात नहीं कर रहा। ठीक है, ओके 10,000 मेरा कैश था, अगर कैश पे लेता। ठीक है, उसने कहा अगर किस्तें करवाते हो ना तो 12% इंटरेस्ट दे दो। इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 10,000 का 12%। ऑब्वियसली किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए हम उस वैल्यू के साथ अपनी एक्चुअल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, ये 1200 रुपया जो है वो मेरे पास अवेलेबल हो गया है। 1200 आपके पास एज आ इंटरेस्ट जो है वो आपको नज़र आ रहा है, या आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। अब इंस्टॉलमेंट प्राइस निकालनी है। इंस्टॉलमेंट प्राइस कैसे निकलेगी, मैंने कहा इक्वल 10,000 अगर कैश पे लेता था, प्लस 1200 रुपया मुझे एक्स्ट्रा पे करना है अगर मैं किस्तें करवाता हूँ। तो टोटल मुझे पे करने हैं 11,200 रुपया। दोनों को जमा कर दिया मैंने, जस्ट कैजुअल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट, एडवांस कितना है, मैंने कहा टोटल कैश का 40% उसने कहा था आप पहले पे करेंगे डाउन पेमेंट की शक्ल में। तो मैंने कहा 4,000 रुपया डाउन पेमेंट में पहले देना पड़ेगा। अब देने कितने थे, 11,200, क्योंकि मैंने किस्तें करवाई हैं। दे कितने दिए, 4,000। अभी रहते कितने हैं, नेट पेएबल अमाउंट कितनी रहती है, मैंने कहा 11,200 माइनस 4,000। सो वेयर वी गॉट नेट पेएबल अमाउंट। किस्तें कितनी करवानी है, मैंने कहा इसकी 3 किस्तें करवानी है। तो अगर 3 किस्तें करवानी है, किस्तों के साथ रुपी नहीं आएगा। सो करेंसी में जाकर इसके रुपी को नन कर दें। इट्स नॉट अ करेंसी, से जनरल नंबर फॉर्मेट, सो यूज सेपरेटरी आप। ओके, देन कितनी किस्त हो जाएगी, नेट पेएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, ये बनी 2,400 रुपया। लेकिन अगर वैल्यू फ़र्क होगी ना तो यहाँ वैल्यूज जो है वो अशारिये में आ जाएंगे, समथिंग लाइक दिस। उसके लिए आप ये करें कि फार्मूला लगाएं ROUND। पैसे जितने भी हों, अगर 1 पैसा भी है ना तो वो हमसे 1 रुपया चार्ज करेगा। तो फार्मूला लगेगा राउंड अप, ब्रैकेट स्टार्ट, ये वैल्यू कोमा 0 डेसिमल तक राउंड कर दिया, एंटर, आई गॉट 24। अब यहाँ देखें, अगर ये 11,000 होती ना कीमत, देखें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। ठीक है जी, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये असाइनमेंट भी आपकी तरफ ड्यू होती है। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट असाइनमेंट आपके पास है जी वर्कर सैलरी शीट, अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन एंड इम्पोर्टेंट वन, वर्कर सैलरी शीट। इससे रिलेटेड इंशाल्लाह मैं आपको टास्क भी दूंगा। तो वर्कर सैलरी शीट पे आ जाएं। ओके, कॉलम काउंट कर लेते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओह, इस दफ़ा 10 हो गए हैं जी हमारे पास। तो जल्दी से 10 कॉलम्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लें। ओके, हम कुछ रोज सिलेक्ट कर लेते हैं साथ में, और इस पर जनाब हम क्या करते हैं, कंट्रोल 1 करके बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। चैलेंज बॉर्डर यहाँ से भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर्स। ओके, उसके बाद हेडिंग सेलेक्ट की, उसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने मर्ज कर दिया। यहाँ जाकर मैंने कह दिया वर्कर सैलरी शीट, सैल शीट कर लेते हैं। ठीक है जी, जी लिखवाइएगा MPID, बोलते जाएं।
name, employee name, email, designation, working hours, yeah, overtime, total hours, sal per day, sal per day, sal per month, और जॉब किस तरह की है, जॉब टाइप। ठीक है जी, ये आपकी वर्कर सैलरी शीट थी और इसका भी कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, लेकिन इसका क्राइटेरिया कुछ डिफरेंट है, तो जल्दी से उसको लिख लेते हैं जी। क्या क्या दिया हुआ है, डेजिग्नेशन, उसके बाद सैल पर और है। जब आप बाहर के मुल्क जाएंगे ना अगर, तो वहाँ पर आपके पास इस तरह से होता है, ओवर टाइम, डेजिग्नेशन लिखाइएगा, मैनेजर, डी मैनेजर, हेड ऑफिसर, स्पेलिंग सही लिखने हैं, CLERK, एंड PN, क्योंकि अगर आप यहाँ गलत लिखेंगे ना तो बाद में आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। 20 रुपये हम कहते हैं जी, 20 रुपये इसको दे रहे हैं, ऑब्वियसली ओवर टाइम करेगा तो इससे ज़्यादा पैसे लेगा। ठीक है, और डी मैनेजर जो है वो उसकी तनख्वाह लाजमी मैनेजर से कम होगी, मैं कहता हूँ 1 रुपया कम। ठीक है, और ड्रैग कर, अब अगर कल को इसकी तरक्की होती है, इसको भी ड्रैग कर दें और इनको भी ड्रैग कर दें, कल को इसकी तनख्वाह जो है वो 30 रुपये हो जाती है, तो देखें बाकियों की तनख्वाह खुद ही बढ़ जाएगी। ठीक है, हमने सबको फिलहाल लिंक कर दिया, सादा रखते हैं 20। ये PN की ज़्यादा कैसे हो गई है, -1 किया था हमने, कंट्रोल दबाया इसलिए। ये आपके पास -1 है, ये -2, -3 एंड ओके राइट जी। तो ये आगे जी हमारे पास डेजिग्नेशंस और वो भी सारी वर्किंग। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि मुझे नज़र आए, हाइड करने वाले डाटा को हाइड कर लेते हैं। एम्प्लॉई ID जी, ID 1 2 3 करके दे देते हैं। वैसे याद रखिएगा, बाहर के मुल्क में जब भी कोई एम्प्लॉई जाता है ना किसी भी कंपनी में, आप EMP ID के बगैर जो है वो नहीं काम चला सकते। तो सादे सादे एम्प्लॉइज़ हैं हमारे, ABC 1 2 3 करके हम रख लेते हैं। आपने मैनुअली एंट्री डालनी है। किसी भी ID को a@b.com लिखने से, जब आप @.com यूज़ करते हैं ना, डॉट यूज़ करते हैं, तो एंटर करने से ये ऑटोमेटिकली हाइपरलिंक बन जाता है। हाइपरलिंक पर क्लिक करने से इस बंदे को मेल चली जाएगी। तो अब ये ऑटोमेटिकली एक्सेल समझ रहा है कि ये एक ईमेल एड्रेस है। तो डेजिग्नेशन देना है। अब डेजिग्नेशन शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम दैट लिस्ट। समझ आती है बात की? डेजिग्नेशन शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम दैट लिस्ट। ये नहीं होना चाहिए कि इसका डेजिग्नेशन में क्या दूँ, क्या दें, स्वीपर। अब स्वीपर तो हो नहीं सकता, एरर आना चाहिए। ठीक है, अब मैं बाउंड करना चाहता हूँ कि डाटा एंट्री मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। देखें, मैं ये चाहता हूँ मैं अपने इन सेल्स को बाउंड करूँ, यानी इन सेल में मौजूद डाटा को वैलिडेट करूँ। क्या उसकी सेटिंग है कि इनमें आने वाला डाटा शुड सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट। कौन सी लिस्ट है वो? इस लिस्ट का सोर्स सिलेक्ट कर लिया। ऐसे तमाम बॉक्सेस जिनके साथ इस तरह का निशान आ रहा हो ना, उस पर दबाने से ये बॉक्स छोटा हो जाता है, दोबारा दबाने से बड़ा हो जाता है। अगर कोई गलत करता है, अगर आप हेल्पिंग टिप चाहते हैं वो भी आप शो कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई गलत करता है तो एरर क्या कहे, इनवैलिड डेजिग्नेशन। प्लीज एंटर वैलिड डेजिग्नेशन फॉर एम्प्लॉय। ठीक है जी। और स्टॉप का मतलब है कि ये रुक जाए। आगे फर्दर डिटेल में बताऊंगा वार्निंग क्या होती है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। वार्निंग में होगा कि वो सिर्फ वार्न करेगा कि आपने गलत एंट्री की है। इन्फॉर्मेशन में जस्ट बॉक्स आएगा, ओके करेगा। नीचे वाले दोनों केसेस में गलत एंट्री हो सकती है, स्टॉप की सूरत में गलत एंट्री नहीं हो सकती। सो हमारा डेजिग्नेशन आउट ऑफ डेजिग्नेशन लिस्ट नहीं होना चाहिए जी। मैंने ओके कर दिया जी।
नाउ यू हैव अ लिस्ट, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, हेड ऑफिसर, क्लर्क एंड पीएम। देखा, याद आया, मैंने कहा था स्पेलिंग की गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर यहाँ आपने स्पेल गलत किए तो ये सारा गलत हो जाएगा। ठीक है जी, फिलहाल हमने यहाँ मैनेजर सेलेक्ट कर लिया। मैंने आज आपको मुकम्मल नहीं करवानी, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम इसको कंप्लीट करेंगे। मैं कहता हूँ वर्किंग आवर्स कितने हैं। वर्किंग आवर्स ये काम करता है 8, ओवर टाइम लगाता है 1 घंटे का। कितने घंटे काम करेगा, मेरा ख्याल है बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, दोनों को जमा कर लेंगे। ठीक है, 9 आवर्स। सैल पर डे, सैल पर मंथ तो बाद में निकालते हैं। इसकी जॉब टाइप देखते हैं। जॉब टाइप ये है, अगर ये 8 घंटे, यहाँ लिखें, यहाँ हमें दिया होगा ये भी इंस्ट्रक्शंस के अंदर। ठीक है, रेगुलर आवर्स कितने हैं जी, कितने घंटे हैं, 8। यानी वो बताएगा 8 घंटे हमारे पास मिनिमम जॉब होनी चाहिए, या 9 घंटे होनी चाहिए, 10 घंटे होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये है तो वो क्या है, फुल टाइम। अदरवाइज क्या होता है, पार्ट टाइम। यानी अगर उसकी जॉब की नोयत इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर उसके टोटल आवर्स ग्रेटर हैं और इक्वल हैं 8 के, यानी अगर 8 के बराबर है, हम 8 ही लिखेंगे, हम इस सेल का रेफरेंस देंगे, ताकि कल को अगर वो जो ऑर्गेनाइजेशन रूल चेंज कर देती है कि 9 घंटे कर देती है, तो 8 घंटे वाला तो फिर फुल टाइम नहीं होगा, वो पार्ट टाइम में आ जाएगा। मैंने कहा ये है, तो फिर क्या होना चाहिए, फुल टाइम। एल्स नहीं तो क्या होना चाहिए, पार्ट टाइम। सो हियर आई क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर, got it like this। क्लियर है जी सबको। बाकी सैल पर डे पर मंथ कैसे निकलेगी ये बात की बात है, लेकिन आप देख सकते हैं अगर मैं मैनेजर की स्पेलिंग गलत लिखता हूँ तो मुझे गलत नहीं करने दे रहा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ डेटा में डेटा वैलिडेशन की ऑप्शन आप अपने तौर पे स्टडी करेंगे। जितनी मैंने असाइनमेंट्स बनाई हैं उनको कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम यहीं से अपने सेशन का